दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, प्राइस एक्शन बेस पर किस टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना है, किस टाइम फ्रेम पर हमें हमारी एंट्री एग्जिट और एसएल को प्लान करना है, कब कहां पर कितनी क्वांटिटी हमें ऐड करनी है, कब हमें फुल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, कब हमें हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना है, कब हमें हमारी क्वांटिटी को बढ़ाना है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन के सारे ही सवाल जो आपके मन में है, उन सारे ही सवालों को आज इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। और कितने दिनों में आपको स्विंग ट्रेडिंग में कितना रिटर्न मिल सकता है, क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड रह सकता है, उसे भी डिटेल में देखेंगे। पर उससे पहले अगर आपको ये नहीं पता है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है या स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो में हमने डिटेल में बेसिक टू एडवांस स्विंग ट्रेडिंग को समझा था कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड छोटे बड़े जो भी सवाल है उन सारी चीजों को इस वीडियो में हमने क्लियर किया था। तो आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को आप एक बार देख सकते हैं। आज इस वीडियो में प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्टॉक सिलेक्शन देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए काफी सारे तरीके हैं, जैसे कि काफी सारे लोग इंडिकेटर बेस्ड भी स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, काफी सारे लोग स्क्रीनर का भी यूज करते हैं। तो आज इस वीडियो में प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड देखेंगे। इसके बाद भी एक वीडियो बनाएंगे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन पर, जिसमें कोई स्क्रीनर यूज करेंगे, जैसे कि फिल्टर लगाना होता है कि हमें इस तरीके के स्टॉक ही देखने हैं, बट वो अलग वीडियो में देखेंगे। आज प्योर प्राइस एक्शन बेस पर बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी स्क्रीनर के हम अपने प्राइस एक्शन बेस पर स्टॉक को सिलेक्ट करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ ऐसे स्टॉक देखेंगे जिसमें ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है, यानी कि समझने के लिए कि वहां पर अगर हम देख रहे होते तो किस तरीके से हम हमारी एंट्री, एसएल और एग्जिट को प्लान कर सकते थे, कितना हमारा एसएल आ सकता था और कहां पर हम एंट्री ले सकते थे, कौन सी टाइम फ्रेम पर हम एनालिसिस कर सकते थे, कौन सी टाइम फ्रेम पर हम एंट्री ले सकते थे, कहां पर हम एग्जिट कर सकते थे। कुछ चार्ट हम ऐसे देखेंगे जिसमें ऑलरेडी मोमेंटम जा चुका है, अब वहां पर कुछ भी नहीं बचा है। उसके बाद कुछ चार्ट हम ऐसे देखेंगे जिसमें अभी करंटली मोमेंटम आना बाकी है, जो कि एक अच्छे लेवल पर है। अगर एक सही टाइम पर आप इस वीडियो को देख लोगे तो उसके बाद आप उस स्टॉक को ट्रैक कर पाओगे कि अब यहाँ पर आगे क्या होता है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। या फिर थोड़े समय के बाद भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक बार देखना जरूर कि उस वीडियो में इस लेवल पर ये स्टॉक को डिस्कस किया गया था कि आगे यहाँ पर ये हो सकता है, तो अभी क्या कंडीशन है इन स्टॉक की, कितना एनालिसिस वो काम करता है। और उसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टॉक देखेंगे जो लाइव मार्केट में आपके सामने चीजें होंगी, क्योंकि आपको पता होगा हम कभी भी किसी भी वीडियो में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं करते, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कभी भी सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहता है। आपको अगर मैं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही बताऊंगा तो आप पूरा कैपिटल लगा के कुछ भी करने लगोगे। बट अगर मैं आपको एक सच्चाई दिखाऊंगा जो कि रियल मार्केट में होता है, जो कि मेरे साथ होता है, जो कि सबके साथ होता है, तो आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले, अपना पैसा लगाने से पहले, एनालिसिस करने से पहले, कुछ भी करने से पहले आप सोचोगे कि ये भी यहाँ पर हो सकता है। पूरा वीडियो भले ही स्किप कर दो, आखिर का पार्ट स्किप मत कर देना। अगर वीडियो देखने का मन नहीं है, आपको ये सब कुछ आता है, तो आखिर में जाके एक बार जरूर देख लेना कि किन किन चीजों को आपको फेस करना होगा। क्योंकि जब तक यहाँ पर चार्ट सामने रख कर मैं आपको अच्छी अच्छी बातें दिखाऊंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही दिखेंगी। पर चार्ट के अंदर ले जाके मैं जब आपको एक सच्चाई दिखाऊंगा कि देखो इस तरीके से भी होता है, तब वो चीजें आपको दिखना शुरू हो जाएगी। अभी वो चीजें आपके नोटिस में नहीं आएगी। वो चीजें आपके नोटिस में कब आएगी, मैं बताऊं या ना बताऊं, वो चीजें आपके नोटिस में कब आएगी, जब आप ट्रेड में चले जाओगे तब तब आप सोचोगे कि यार यहाँ पर ऐसा भी होता है। बट अभी से अगर वो बातें आपको पता होगी तो उस हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं ऐसे स्टॉक को देखना जहां पर मोमेंटम जा चुका है, जहां पर हम समझते हैं वहां पर हम एंट्री कैसे ले सकते थे, किस टाइम फ्रेम पर हम एनालिसिस कर सकते थे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने विप्रो का स्टॉक लगाया है। और रही टाइम फ्रेम की बात, तो उन सारी चीजों को भी डिटेल में समझ लेंगे, कब वीकली एनालिसिस करना है, कब डेली एनालिसिस करना है, कब आवरली एनालिसिस करना है, यानी कि 1 आवर की टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना है, वीकली टाइम फ्रेम को देखना कब जरूरी हो जाता है, 1 डे को देखना कब जरूरी हो जाता है, 1 आवर पर किस तरीके से डिसीजन लेना है, सारी चीजों को क्लियर करेंगे। और स्टॉक का एनालिसिस करते करते हम ये चीजें भी डिस्कस कर लेंगे कि आपका होल्डिंग पीरियड क्या होना चाहिए, कितने परसेंट का आपको रिस्क रखना चाहिए, कितने परसेंट का आपको रिवॉर्ड रखना चाहिए, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कि 10 रुपए का एसएल रख रहे हो तो मिनिमम 20 रुपए आपको सामने रखने हैं। और आपका होल्डिंग पीरियड, क्योंकि काफी सारे लोगों को दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि मैं स्विंग स्टॉक को कितने दिन तक होल्ड करूं, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना,
उन सारी चीज़ों को भी साथ में कवर करते जाएंगे। वो स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, उसके बीच बीच में उस बात को समझते जाएंगे, क्योंकि तभी वो बातें अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि स्विंग ट्रेडिंग का एनालिसिस करने के लिए हम 1 डे टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, साथ में 1 वीक को कैसे देखना है वो भी देख लेंगे। और एंट्री एग्जिट के लिए हम 1 आवर को भी यूज कर सकते हैं। और काफी सारे किस्सों में अगर आपका होल्डिंग पीरियड बड़ा है तो आपको 1 आवर को भी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंट्री ले सकते हो 1 आवर पर आपको एग्जिट करना है तो 1 डे पर ही एग्जिट कीजिए। अगर आपका होल्डिंग पीरियड बड़ा है तो वो चीजें आगे आपको क्लियर होती हुई दिखेंगी। और यहाँ पर आपकी स्विंग ट्रेडिंग में आपको 5 मिनट 15 मिनट का कोई भी काम नहीं है। एक बार भी 5 मिनट 15 मिनट को देखने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम टाइम फ्रेम को आप यूज करोगे वो होगी 1 आवर। 1 आवर के नीचे आपको जाने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा की बात की ये स्विंग स्टॉक आप सिलेक्ट कहाँ करोगे, तो मैं आपको प्रिफर करूंगा निफ्टी 50 में से ही सिलेक्ट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा निफ्टी 100 में से सिलेक्ट कीजिए। कहीं भी 2 4 5 रुपए वाले 10 रुपए वाले पेनी स्टॉक में मत चले जाइए, क्योंकि ऐसे स्टॉक का कोई भी भरोसा नहीं होता, वहां पर अच्छा वॉल्यूम भी नहीं होता। तो ऐसे पेनी स्टॉक से हमेशा दूर रहना। और निफ्टी 50 के स्टॉक कहाँ पर मिलेंगे वो तो आपको पता है। अगर आपको नहीं पता निफ्टी 100 के स्टॉक को आपको कहाँ देख, तो वैसे तो काफ़ी सारी वेबसाइट है, काफ़ी सारे ऐप है, पर मनी कंट्रोल में भी आप देख सकते हो। देखो मनी कंट्रोल में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको इंडेक्सिस का ऑप्शन दिखेगा, उसके अंदर आप जाओगे तो आपको निफ्टी 100 मिल जाएगा। यहाँ पर आप स्टॉक के अंदर जाओगे तो निफ्टी 100 में जो भी स्टॉक है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, तो उसका एनालिसिस करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो निफ्टी 50 और निफ्टी 100 ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ही ट्रेड करना, उसके बाहर कहीं भी किसी भी स्टॉक में मत चले जाना। अब चलो चार्ट एनालिसिस करते हैं कि आप कहाँ पर एंट्री एग्जिट प्लान करोगे, किस तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन करोगे। तो ये विप्रो का स्टॉक है, मान लेते हैं कि विप्रो के स्टॉक में यहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। अब देखो यहाँ पर अगर आप बॉटम से देखोगे तो यहाँ पर इसने एक बॉटम बना दिया था, फिर यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट होता हुआ देखो इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर आपको चार्ट पैटर्न को यूज करना आता है, चार्ट पैटर्न्स आपको आती है, तो उसे देखकर भी आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको चार्ट पैटर्न नहीं भी आती तो फिर भी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल देखो पुल बैक को इस तरीके से यूज कर देना, इसमें कोई चार्ट पैटर्न की आपको जरूरत नहीं है। चार्ट पैटर्न आए ना आए कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको चार्ट पैटर्न आती है तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न दिख रही है, जो कि है डब्ल्यू पैटर्न, यानी कि डबल बॉटम पैटर्न। अब इस पैटर्न पर कैसे ट्रेड लेना होता है उसे अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो चार्ट पैटर्न की सीरीज बनाएंगे, वहां पर सारी पैटर्न को डिटेल में समझेंगे। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट पर ध्यान देंगे ताकि ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो देखिए यहाँ पर 1 डे पर हम एनालिसिस कर रहे हैं और यहाँ पर हमें डब्ल्यू पैटर्न दिख गए कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न है, पर डब्ल्यू पैटर्न को छोड़ो, हमें यहाँ पर दिख गया कि यहाँ पर इस स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है 1 डे की टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, तो देखो आपको बिल्कुल ही सेफ प्ले करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ब्रेकआउट होने के बाद इस तरीके से एक रिट्रेसमेंट होने दीजिए। इस तरीके से रिट्रेसमेंट करके निकलता है, फिर यहाँ पर देखो आप एंट्री लो, यहाँ पर अपने एसएल को सेट करो। अब आप एंट्री कब लोगे, क्या 1 डे की टाइम फ्रेम पर ही लोगे, क्या 1 आवर की टाइम फ्रेम पर लोगे, उन चीजों को आगे देखेंगे। बट अभी यहाँ पर सारी चीजें समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप एंट्री लोगे, यहाँ पर आप एसएल को सेट करोगे। पर अगर आपके मन में ये है कि यहाँ पर तो लेट हो जाएगा, अगर हम यहीं पर एंट्री ले लेते, देखो यहीं पर एंट्री ले लेते तो हमें ये स्टॉक जल्दी हाथ आ जाता, हमें प्रॉफिट ज्यादा अच्छा थोड़ा सा मिल सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो जब भी देखो स्टॉक सीधे सीधे इस तरीके से आता है ना, तब भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्रेकआउट ज्यादातर बार फेल हो जाते हैं। बट यहाँ पर बीच में एक रेड कैंडल बनी है, एक छोटा सा यहाँ पर करेक्शन आया है, तो यहाँ पर अगर देखो आप ट्रेड लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए पता है, आपको हाफ क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए इस एसएल के साथ। आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपकी क्वांटिटी अगर 100 है, नॉर्मल आपको 100 क्वांटिटी लेनी है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 50 क्वांटिटी ही लेनी है। कितनी क्वांटिटी लेनी है, हाफ क्वांटिटी, यानी कि आपको यहाँ पर 50 क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि अभी आपके पास कंफर्मेशन नहीं है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करके ये इस तरीके से ऊपर की तरफ चला ही जाएगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हो, यहाँ पर हाफ क्वांटिटी ऐड की, फिर देखो इस तरीके से कंफर्मेशन मिल जाती है, ये लेवल निकलता है ना, यहाँ पर और 50 क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हो। ये एक तरीका हुआ। और उसके अलावा काफी सारे लोग क्या करते हैं, काफी सारे लोग जब ये रिटेस्ट करने आता है ना इस लेवल पर अपनी बाकी की क्वांटिटी को ऐड करते हैं। तो वो आपको देखना होगा, वो आपको डिसाइड करना होगा आपको क्या करना है। क्या यहाँ रिस्क लेके जब रिटेस्ट होता है तब बाकी की क्वांटिटी को ऐड करना है, या फिर पुल बैक लेके ये जब इस तरीके से निकल जाता है, एक कंफर्मेशन आपको मिल जाती है कि हाँ ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, तब आपको बाकी की क्वांटिटी को ऐड करना है। वो डिसीजन आपको लेना होगा।
चलिए, तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, जब इस तरीके से कोई पैटर्न बनती है, कोई ब्रेकआउट होता है, तब वहाँ पर हमें किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से हमें अपने एसएल को प्लान करना है। जैसे कि देखो, यहाँ पर हम मानते हैं कि रिटेस्ट के बाद यहाँ पर आपने एंट्री ली है और ये आ रहा है आपका एसएल। अब देखो, अभी जो ये स्टॉक हम देख रहे हैं ना, वो रिवर्सल स्टॉक देख रहे हैं। जैसे कि रिवर्सल स्टॉक मतलब कि क्या, कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, देखो नीचे की तरफ आ रहा है, अचानक से रिवर्सल पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसे कि रिवर्सल ट्रेड कहा जाता है। उसके बाद हम कुछ ऐसे स्टॉक भी देखेंगे जो कि कंटिन्यूअस मोमेंटम में जा रहे हैं, यानी कि देखो कुछ इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये ट्रेंड चेंज हो गया, अब ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड बन चुका है। तो यहाँ पर अगर बीच में यहाँ कहीं पर हमें जाना है, तो वहां पर हम एंट्री कैसे लेंगे, ऐसे स्टॉक भी देखेंगे। यहाँ पर आप दो तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो, दो तरीके से स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो। एक तो रिवर्सल ट्रेड को आप देख सकते हो, जैसे कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड बन रहा है, जैसे कि ये स्टॉक फिर ऑलरेडी मोमेंटम जा चुका है, तो बीच में यहाँ कहीं पर आपको मौका देख के कैसे ट्रेड लेना है, तो वो हो गया आपका मोमेंटम ट्रेड। मतलब कि मोमेंट जा रहा है, एक अप ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यूएशन ट्रेंड में आप बीच में से कहीं पर जा रहे हो, ऐसे भी काफी सारे स्टॉक को हम देखेंगे। चलिए, यहाँ पर इतनी बात हमें समझ में आई। अब हम हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालते हैं कि क्या हमारा यहाँ पर रिस्क होता है, क्या हमें सामने रिवॉर्ड मिल सकता है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री थी, ये हमारा एसएल था। तो आप देख सकते हो कुछ 13 रुपए का एसएल यहाँ पर बन रहा है, 13 13.5 रुपए का। तो हम 13 रुपए पकड़ते हैं कि 13 रुपए का यहाँ पर मेरा एसएल बन रहा है। तो यहाँ पर आपका 13 रुपए का एसएल बन रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 26 रुपए लेने की ट्राई कीजिए, यानी कि 1:2। 13 रुपए से डबल 26 रुपए लेने की आपको ट्राई करनी है। आपको अपने टारगेट को देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देना है। देखो, ये रहे यहाँ पर 26 रुपए, तो आपको देखो क्या सेट कर देना है, इस तरीके से लेवल को ड्रॉ कर देना है कि मुझे एटलीस्ट मुझे 26 रुपए तो यहाँ से चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मुझे रखना है। मैं कुछ इस तरीके से प्लान करता हूँ। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप परसेंटेज में भी देख सकते हो। जैसे कि आप देखते हो कि यहाँ पर मेरा 2% का रिस्क है, कितने परसेंट मेरे जा रहे हैं। अगर ये ट्रेड नहीं चला तो मेरे 2% जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ 4% का आपको अपना रिवॉर्ड रख लेना है कि 2% अगर मैं इस ट्रेड में दे रहा हूं, तो 4% तो मुझे चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अब ट्रेलिंग का कैसे यूज करना है उसे देखते हैं, और अब आपको पता चलेगा आपका होल्डिंग पीरियड के किस तरीके से आपको कितने दिन का होल्डिंग पीरियड रखना है। तो चलो, यहाँ पर हमने पहले रिस्क रिवॉर्ड निकाला कि रिस्क रिवॉर्ड को हमें कैसे देखना है। अब चलो मान लेते हैं यहाँ पर ये आपको 26 रुपए देने लगा, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलने लगा। अब या तो 26 रुपए को बुक कर लो, 1:2 को बुक कर लो। अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी और स्टॉक में दिखती है, कहीं और आपको आपका पैसा लगाना है तो। बट अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर और भी मोमेंटम आ सकता है, ये स्टॉक और भी आगे जा सकता है, तो ट्रेलिंग का यूज करो। जैसे कि यहाँ पर आपको देखो 1:2 मिलने लगा है, तो क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही देखो ऐसे स्विंग लो बनते जाएंगे, ऐसे अप ट्रेंड में होगा ना, ऐसे स्विंग लो बनते जाएंगे, तो एसएल को ट्रेल करके यहाँ पर रख सकते हो, यानी कि 1:1 पे रख देना है। कि अगर अब ये 1:2 से रिवर्स किया तो मैं क्या करूंगा, मैं 13 रुपए लेके निकल जाऊंगा, यानी कि 1:1 लेके निकल जाऊंगा। और जब भी ये स्टॉक देखो ऊपर जाने की कोशिश करता है, आपकी बाइंग प्राइस के ऊपर आता है, आपको बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए। ये आपको 1:1 देने लगता है, यानी कि 13 रुपए के रिस्क के सामने ये आपको 13 रुपए देने लगता है। तो आपको क्या करना है, बाइंग प्राइस पे सेट कर देना है अपने एसएल को। वो 2-4 रुपए का फर्क हो सकता है स्विंग के अकॉर्डिंग की स्विंग कहां पर आ रहा है, तो बाइंग प्राइस के आसपास आप सेट कर दोगे। तो अगर ये ट्रेड नहीं चला, 1:2 तक नहीं गया, रिवर्स कर गया, तो बाइंग प्राइस पे निकाल देना है। बिल्कुल ही लॉस ही नहीं, बीपी पर निकल जाएगा। थोड़ा बहुत जो भी आपका चार्जेस होगा या 1-2 रुपए का फर्क होगा, वो आपका जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर बाइंग प्राइस पे निकल जाओगे, आपने ट्रेड ही नहीं किया था, ये समझ लो। अगर बिल्कुल ही सेफ प्ले करना चाहते हो तो 1:1 मिलने लगता है तब बाइंग प्राइस पे सेट कर दो, 1:2 मिलने लगता है तब चाहो तो बुक कर लो। अगर लग रहा है मोमेंटम बाकी है, अभी भी और अच्छा मूवमेंट कर सकता है, तो 1:1 पे सेट करो। फिर 1:3 मिलने लगता है, उसे 1:2 पे सेट करो। 1:4 मिलने लगता है, उसे 1:3 पे सेट करो। इस तरीके से आगे आपको जाना है। तो तब आपको सोचना है कि क्या अगर मैं इसे अभी और होल्ड करने के लिए तैयार हूं, तो क्या अपने होल्डिंग पीरियड को मैं बढ़ा सकता हूं। यहां पर मुझे 20 दिन हो चुके हैं इस ट्रेड के अंदर, आपको देखना है कि मुझे 20 दिन हो चुके इस ट्रेड के अंदर, तो क्या अभी भी मैं 20 दिन के ऊपर भी इसे होल्ड करने के लिए तैयार हूं। वो कैसे डिसाइड करना है, वो डिसाइड करना है कि भाई अभी कोई भी मेरे ध्यान में कोई अच्छा स्टॉक नहीं है। अगर ये स्टॉक मुझे कंटिन्यूअसली प्रॉफिट दे रहा है, तो क्या बुराई है होल्ड करने में। ट्रेल करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता हूं। पर इस लेवल पर आप आ चुके हो, अब आपको लगता है कि इसमें मोमेंटम खत्म हो चुका है, यहाँ पर कुछ नहीं। कोई और स्टॉक आप देखते हो जहां पर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको दिख रहा है, जहां पर अच्छा एक ब्रेकआउट आपको दिख रहा है। आप किसी कंटिन्यूस स्टॉक को देख रहे हो कि चलो यहाँ पर अपनी पोजीशन को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ,
विप्रो से पैसे निकाल लेता हूँ, यहाँ पर मुझे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका। अब चलो इस स्टॉक में मुझे लगाना है, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर अपनी पोजीशन को कट कर दो, अपना पैसा निकाल लो और जाने दो दूसरे स्टॉक के अंदर अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो। पर अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और यहाँ पर आपको लग रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, तो इसी स्टॉक में रखो अपना पैसा और ट्रेल करते जाओ। जब ये आपको ट्रेल में निकाले तब वहां से निकल जाओ। इस तरीके से प्लान करो। 2 दिन में प्रॉफिट मिल जाता है, बुक कर दो। 4 दिन में प्रॉफिट मिल जाता है, बुक कर दो। 20 दिन हो गए हैं पर प्रॉफिट अभी भी मिल रहा है, स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो वहां पर कोई बुराई नहीं है होल्ड करने में। क्योंकि पैसा निकाल के अगर आपको जरूरत है उन पैसों की, कहीं पर आपको पैसे भेजने हैं, कहीं पर आपको खर्च करने हैं, तो चलो अलग बात है। पर वहां से पैसा निकाल के किसी और स्टॉक में लगाना है और स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो लगा दो, और अच्छा कोई स्टॉक ध्यान में नहीं है तो उसी स्टॉक के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कुछ अपने स्टॉक को प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 1 डे के अंदर किस तरीके से एनालिसिस करना है, कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एसएल सेट करना है, किस तरीके से टारगेट डिसाइड करना है और किस तरीके से ट्रेलिंग का यूज करना है। जैसे जैसे देखो, अगर ट्रेल करना चाहते हो ना, तो जैसे जैसे देखो स्विंग बनते हैं ना, अपने एसएल को स्विंग के साथ ट्रेल करते जाओ। देखो इस तरीके से अपने एसएल को कहां तक आप ट्रेल कर सकते हो उसकी कोई सीमा नहीं है। जहां तक स्टॉक ऊपर जाता है वहां तक ट्रेल करो। यहां से आपने बाई किया था, अगर ट्रेलिंग का यूज करते ना, यहां तक चले जाते, यहां पर ये आपको निकालता। यहाँ पर देखो आप ट्रेल करते हैं ना, यहाँ पर ये नीचे आया ना, यहाँ पर ये आपको निकाल देता। चलो खत्म कहानी, छोड़ दो स्टॉक को, कहीं और देखते हैं अब। पर जहां तक ये जा रहा है, चाहो तो जा सकते हो। ये बहुत ही बड़े दिनों का समय है। देखो ये कितने सारे दिन है, कितने सारे महीने ये हो सकते हैं। ये 2 महीने ऊपर का समय है। बट अगर प्रॉफिट मिल रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है तो चाहो तो ट्रेल कर सकते हो। पर चाहते हो कि 4 दिन में ही खत्म करना है तो उस हिसाब से आप एनालिसिस करो। अभी यहाँ पर हम पुराने चार्ट देख रहे हैं समझने के लिए कि किस तरीके से आप ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हो। अभी यहाँ पर हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम तो आया ही नहीं है कि 1 आवर को कैसे यूज करना है, वो आपको आगे पता चलेगा। चलो विप्रो के अलावा भी और स्टॉक देख लेते हैं कि बाकी के स्टॉक में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो ये मारुति सुजुकी का स्टॉक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से दिख रही है। अब देखो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, तो देखो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं इस एसएल के साथ। बट यहाँ पर क्या करना चाहिए पता है, यहाँ पर हाफ क्वांटिटी को ऐड करना है इस कैंडल पर। अब देखो आपके दिमाग में वो शायद कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये इस कैंडल पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर इस कैंडल पर ट्रेड हमें कहाँ पर लेना है। क्या कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, क्या 3:30 बजे ट्रेड लेना है, क्या 3 बजे ट्रेड लेना है। उसके लिए हम यूज करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम को, जो कि हम आगे देखेंगे। पर अभी के लिए समझ लो चीजों को। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर हाफ क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हो इस एसएल के साथ। फिर देखो इस तरीके से कंफर्मेशन मिलती है, पुल बैक करके निकलता है, हाफ क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, या फिर रिट्रेसमेंट में थोड़ा सा नीचे आता है तो यहाँ पर भी कर सकते हो, वो आपको डिसाइड करना है। काफी सारे लोग प्रॉपर एनालिसिस के बाद, रिटेस्ट के ब्रेकआउट के बाद लेते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पर जब नीचे आता है, 1-2 रेड कैंडल बनती है, थोड़ा नीचे आता है तब लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे अच्छे स्टॉक दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखो इस तरीके से आप एंट्री करते तो कितने अच्छे तरीके से आप यहाँ पर ट्रेंड को कैप्चर कर पाते। और रिस्क रिवॉर्ड देखो हमेशा की तरह इसी तरीके से रहेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर एंट्री ली है, ये आपका रिस्क, यहाँ पर 300 रुपए का रिस्क आ रहा है क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है। देखिए ये 12,400 रुपए का स्टॉक है, तो उस हिसाब से आता है। आप भले ही ये स्टॉक ना लो, एनालिसिस करने के लिए हम सम्मत है। तो 300 रुपए का रिस्क है, तो हम ऊपर 600 रुपए तक तो वेट जरूर करेंगे। देखो 600 रुपए हमें यहाँ कहीं पर मिल रहे हैं कि 600 रुपए यहाँ पर हमें मिलने चाहिए। 600 रुपए मिलने के बाद चाहो तो बुक कर लो अगर किसी और स्टॉक में आपको जाना है तो, या फिर क्या करो 1:1 पे सेट कर दो, यानी कि 300 रुपए लेके मैं अब निकलूंगा। अगर रिवर्स किया तो वो आपके ऊपर है, आपको ट्रेलिंग का यूज करना है या फिर आपको बुक कर लेना है। वो सारी चीजें आपको डिसाइड करनी होती है। देखो हर इंसान का तरीका, हर ट्रेडर का तरीका अलग होता है। कभी भी किसी को देखकर ये मत सोचना कि ये जो कर रहा है मैं वही करने लगूं, क्योंकि वो आपके माइंडसेट के हिसाब से आपको शायद सूट ना करे। जैसे कि मान लो शायद मैं तैयार हूं किसी भी स्टॉक में 2 महीने तक होल्ड करने के लिए, पर आप 8 दिन तक ही होल्ड करने के लिए तैयार हो, तो आपको उस हिसाब से फिर प्लान करना होगा। या फिर आप 2 महीने के लिए होल्ड करने के लिए तैयार हो, पर मैं चाहता हूं कि मुझे तो 8-10 दिन के अंदर ही अपना ट्रेड खत्म करना है, तो मुझे उस हिसाब से प्लान करना होगा। किसी और को देख के कभी आप अपने डिसीजन नहीं ले सकते कि किसी को पूछ लेता हूं वो क्या कर रहा है मैं भी वैसे ही करूं। आपको अपने डिसीजन खुद लेने होते हैं, अपना ट्रेडिंग प्लान आपको खुद बनाना होता है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देखते हैं कि आप अगर ट्रेलिंग का यूज करते हैं, यहाँ पर देखो पहले ट्रेल करते हैं, जैसे जैसे स्विंग बनते हैं यहाँ पर ट्रेल करते हैं, यहाँ पर ट्रेल करते हैं, फिर देखो आप यहाँ पर ट्रेल करते, अभी तक देखो आप इस ट्रेंड में होते और यहाँ पर अभी तक आपको प्रॉफिट मिल रहा होता। फिर जैसे ही देखो ये कुछ इस तरीके से आपका ट्रेलिंग एसएल हिट करता, फिर आपको निकल जाना है। फिर आपको बिल्कुल भी यहाँ पर आशा उम्मीद नहीं रखनी कि फिर से चलो यहाँ से जाए, जाने दो। जाता है तो हमारा डिसाइड किया हुआ लेवल निकल गया, हमें वहां से निकल जाना है।
चलो इसके बाद के भी कुछ स्टॉक देखते हैं। ये देखिए भारतीय एयरटेल का स्टॉक है। देखो यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया होता तो मारुति सुजुकी में तो कैसा था, यहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद सीधा सीधा बहुत अच्छा मोमेंटम हो चुका था। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मान लो आपने ट्रेड ले लिया है इस एसएल के साथ, तो यहाँ पर देखो मोमेंटम रुक चुका है। यहाँ पर मार्केट एक रेंज में जा चुकी है। तो यहाँ पर देखोगे तो आप कितने दिन हुई है, ये 5 दिन, ये 10 दिन, ये 15 दिन, यानी कि 20 दिन, यानी कि ये एक अराउंड अराउंड एक महीना हो चुका है। तो यहाँ पर आपने एंट्री ली है, आपको कुछ 1:1 के अराउंड मिल रहा होगा और 1 महीने से आपका पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है। अब ध्यान से चीज़ों को समझना, जो कि आप ट्रेड लोगे तब आपके साथ होगी, क्योंकि अच्छी अच्छी बातों के साथ जो रियल चीज़ें होती है उसे भी देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो आपका पैसा 1 महीने से फंसा हुआ है। अब आपको कोई डिसीजन यहाँ पर लेना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हो, आपको 5-10 साल के लिए वहाँ पर होल्ड करना है, 2 साल के लिए होल्ड करना है, तो फिर अलग बात है, यहाँ पर जितना भी टाइम लेता है उसे लेने दो। पर अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, पर अगर आप ऐसी एक रेंज में फंस चुके हो, आपका पैसा यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, तो आपके हाथों से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जा रही होगी। मान लो कि यहाँ पर आपका पैसा फंस चुका है और रिलायंस के स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो रहा है, वहां पर आपको देखो, वहां पर आपको ट्रेड लेना है, पर आपके पास तो पैसा ही नहीं, आपका सारा पैसा तो भारतीय एयरटेल में फंस चुका है। तो वहां पर आपको कोई डिसीजन लेना है कि चलो इस स्टॉक में से पैसा निकाल लेता हूं, जो कुछ भी हो रहा है, थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है निकाल लेता हूं, यहाँ पर बाइंग प्राइस के आसपास हूँ निकाल लेता हूँ, 1:1 के आसपास हूँ, चलो निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अब अपना पैसा ब्लॉक करके नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी और स्टॉक में मिल रही है। तो यहाँ पर करो अपने ट्रेड को खत्म और चले जाओ दूसरे अच्छे स्टॉक में। पर शर्त ये है कि आपको कहीं पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो आपको एनालिसिस करके पता लगाना है। फिर यहाँ पर होल्ड में अपने पैसे को ब्लॉक करके नहीं रखना है, फिर उसका कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ पर चलो ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ से ये जब भी निकल जाता है तब अगेन से देख लेंगे। बट मान लो अगर यहाँ पर आप वेट करके बैठे रहते हो और ये 4 महीने तक अगर यहाँ पर इसी रेंज में रह जाता है, तो सोचो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। और 4 महीने तक आपका यहाँ पर पैसा रहा और दूसरे स्टॉक भी आपके हाथों से निकल गए, कोई ऐसे स्टॉक आपके हाथों से निकल गए जो 4 महीने में आपको बहुत अच्छा ट्रेंड दे सकते थे, बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं। जैसे कि कोई देखो ऐसा स्टॉक आपके हाथों से निकल गया, आप देखते ही रहे क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं था, देखो ऐसा कुछ ट्रेंड चला गया, आप यहाँ पर देखते रहे कि आपका यहाँ पर पैसा ब्लॉक हो चुका है, तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर वहां पर आपको एक फाइनल डिसीजन लेना है कि यहाँ से निकल जाओ, जो भी अच्छा ट्रेंड दिख रहा है वहां पर अपने पैसे को रख दो और वहां से अच्छा रिटर्न निकालो। तो ये सारे डिसीजन आपको यहाँ पर लेने होते हैं। या फिर उसके अलावा कुछ लोग देखो इस तरीके से भी करते हैं कि मुझे अगर आने वाले 8 दिन में यहाँ पर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल गया तो ठीक है, 8 दिन के अंदर अगर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ मैं अपना पैसा निकाल दूंगा, मुझे परवाह नहीं उसके बाद कुछ भी हो। लोग इस तरीके से भी प्लान करते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको डिसाइड करना है आप किस तरीके से प्लान करोगे। तो आपको मूवमेंट नहीं दिखता तो चलो निकालो। और काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि 1:2 लेकर ही निकलूंगा, इसे रेंज में रहना है रहने दो, मुझे परवाह नहीं, मेरा 1:2 आएगा तब मैं निकलूंगा, मेरे पास और पैसा पड़ा है और अच्छे स्टॉक में लगाने के लिए। तो चलो भाई वेट करो, जितना भी रेंज में रहता है वेट करो, वो आपके ऊपर है। और लिमिटेड पैसा है तो क्या करना है, अपने पैसे को कन्वर्ट करते जाना है, यहाँ से निकाल के दूसरे अच्छे स्टॉक में लगाते जाना है, फिर वेट नहीं करना है इसका जो कुछ भी हो। फिर भले ही ये अगले दिन इस तरीके से निकल जाए तब की तब देखेंगे। पर मान लो 4 महीने तक रहा तो 4 महीने तक अपना पैसा ब्लॉक करके थोड़ी हम रख सकते हैं, अगर हम एक स्विंग ट्रेडर है तो ट्रेड लेने के बाद आपको कंटिन्यूस मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल आशा उम्मीद मत रखना। इस तरीके से आप फंस भी सकते हो, तब आपको फाइनल डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो इन सारी चीजों को भी ध्यान रखना। जैसे कि अगर यहाँ पर आपने ट्रेड लिया होता, सेम स्टॉक है देखो, यहाँ पर आपने इस ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया होता तो देखो आपको कंटिन्यूस मोमेंटम कुछ दिनों में मिल गया है, 5-6 दिनों में आपको 1:2 मिल जाता। बट अगर यहाँ पर ट्रेड लिया होता तो आप यहाँ पर 1 महीने से फंस गए हो। तो ये सारी चीजें भी होती है, जो सारी चीजें बहुत ही कम बार डिस्कस की जाती है, जो लोगों को पता नहीं होता। ये सारी चीजें कब पता चलती है, जब वो ट्रेड में चले जाते हैं तब के ऐसा भी होता है। पर पहले से ही पता होगी तो आपका दिमाग खुला रहेगा, तो आप तैयार रहोगे, सिचुएशन आपके सामने आएगी तब आपको किस तरीके से उसे हैंडल करना है। चलो इसके बाद का भी स्टॉक देखते हैं। ये है एसबीआई का स्टॉक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, देखो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर अगर यहाँ पर आप वन डे पर ट्रेड लेते, देखो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर देखो इस तरीके से यहाँ पर आप ट्रेड लेते, तो भी देखो आपको यहाँ पर कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता था। यहाँ पर चलो रिस्क रिवॉर्ड निकालते हैं कि कितना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर आपको मिल सकता था। जैसे कि यहाँ पर अगर आपने ऐड किया होता, ये आपका एसएल होता, चलो मान लेते 30 रुपए का आपका एसएल है,
और यहाँ तक अगर आप ट्रेलिंग का यूज करके पहुंचते तो आपको 150 रुपए मिलते, यानी कि 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलता है यहाँ पर। तो ट्रेलिंग का यूज करके आप इस तरीके से अपना रिस्क रिवॉर्ड निकाल सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि मैं 1:2 लेकर निकल जाऊंगा, तो 60 रुपए जब आपको यहाँ पर इस लेवल पर 60 रुपए मिल रहे होते आप निकल जाते। पर अगर आप ट्रेलिंग का यूज करते तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते थे। फिर ये आपको ट्रेलिंग में कहां पर निकालता, देखो यहाँ से ट्रेलिंग करके आप अपना एसएल कहां पर रखते पता है, यहाँ पर रखते। तो फिर ये आपको यहाँ पर ट्रेलिंग में निकाल देता है। यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन को खत्म कर देना, फिर इसका जो कुछ भी होता है, फिर ये एक रेंज बनाए, फिर अगेन से निकले, फिर अगेन से प्लान करेंगे, वो तब की तब देख लेंगे। बट आपका एक लेवल आता है तब आपको निकल जाना है। या फिर अगर आप देखो यहाँ पर अगर आप ये कह रहे हो कि मैं तो ये चाहता हूँ मुझे 4-5 दिन में ही अपने ट्रेड को खत्म करना है, 4-5 दिन में ही मुझे फाइनल डिसीजन ले लेना है, तो देखो ये रहे यहाँ पर 4-5 दिन यहाँ पर खत्म कर दो। फिर देखो कोई और स्टॉक है, फिर कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहाँ पर अपने पैसे को लगाओ। देखिए अभी तक जो भी स्टॉक हमने देखे ना वो रिवर्सल स्टॉक देखे जो कि डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में जा रहे थे। अब हम देखते हैं कि कोई स्टॉक हम देखते हैं जो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो वहां पर हमें कैसे एंट्री लेनी चाहिए। जैसे कि देखो ये सन फार्मा का स्टॉक है। अब ये सन फार्मा के स्टॉक को अगर आप देखोगे ना तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में यहाँ पर ये था, और यहाँ पर बीच में कहीं पर भी हमारी नजर पड़ी है, तो यहाँ पर हम कैसे ट्रेड ले सकते थे। देखिए वो रिवर्सल ट्रेंड थे, जैसे कि मतलब कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा है, तब ये कंटिन्यू ट्रेड होते हैं जो कि कंटिन्यूस मोमेंटम चल रहा है और बीच में से हमें कहीं पर जाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि देखो ये ऊपर जाना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक रेंज बना रहा है। अब आपने इसे ट्रैक कर लिया कि ये देखो रेंज बना रहा है, जब भी ये रेंज से बाहर निकलेगा ना मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि ये कंटिन्यू में जा सकता है। ये अप ट्रेंड में है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना रहा है, एक रेंज बना रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो ये और कंटिन्यू कर सकता है। ये सारी चीजें दिमाग में रखकर आप यहाँ पर ट्रेड ले लेते हो। अब देखो यहाँ पर जब भी ये ब्रेकआउट हुआ, मान लेते हैं यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया, 40 रुपए का आपका एसएल आ रहा है, आप देख रहे हो भाई 80 रुपए मुझे मिलेंगे, मैं निकल जाऊंगा। देखो यहाँ पर आपको ये 80 रुपए दे गया, 80 रुपए आपको यहाँ पर मिले, आप निकल गए। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितने दिन थे, यहाँ पर देखो 12-15 दिन आपको वेट करना पड़ता 1:2 के लिए। तो क्या आप तैयार हो 12-15 दिन 20 दिन अपने ट्रेड को होल्ड करने के लिए, या फिर यहाँ पर 5 दिन हुए 6 दिन हुए। अब आप कह रहे हो यार अभी तक मेरा टारगेट नहीं आया है, मुझे अब नहीं रुकना, मैं यहीं पर से निकल जाता हूँ, कोई और स्टॉक मेरे ध्यान में है तो मैं वहां पर चला जाता हूँ, तो वो आपके ऊपर है। तो आपको इस तरीके से अपना होल्डिंग पीरियड डिसाइड करना है। काफी सारे लोग अपना होल्डिंग पीरियड पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, 8 दिन में मुझे मेरे ट्रेड में रिजल्ट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो और कोई अच्छा स्टॉक में देख लूंगा। काफी सारे लोग इस तरीके से प्लान करते हैं। 8 दिन हो, 10 दिन हो, 20 दिन हो या 1 महीना हो, मेरा 1:2 मिला, मेरा 1:3 मिला, तभी जाके मैं वहां से एग्जिट करूंगा। तो वो उन लोगों पर होता है। पर जैसा कि मैंने आपको भारतीय तेल के स्टॉक में दिखाया था, ऐसा करने में क्या हो सकता है, लंबे समय के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। तो वो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम डिसाइड कर लो 20 दिन में रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, फिर भी अगर नहीं निकल रहा तो फिर उसे निकाल दो और कोई अच्छा स्टॉक वहां पर देखने लगो। फिर देखो ये कंटिन्यूसली मोमेंटम किया ही है, तो आप यहाँ पर जब भी ट्रेलिंग का यूज करोगे ना आप अच्छा रिटर्न निकाल पाओगे। पर ट्रेलिंग का यूज करने में प्रॉब्लम यही होगी कि आपको होल्ड लंबा करना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार होने चाहिए। आपको दूसरे स्टॉक को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप दूसरे स्टॉक में लगाते जाओगे, बट अगर आपने अपना पैसा यहाँ पर लगाया, आपके पास और कोई पैसा नहीं, 4-5 स्टॉक में अपने पैसा लगा दिया है, तो फिर वेट करो अपने टारगेट का। या फिर अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो अपना पैसा निकाल के लगाओ दूसरे स्टॉक में। तो वो आराम से डिसाइड कर लेना कि क्या 8 दिन में ही आपको अपने ट्रेड का रिजल्ट चाहिए या फिर 1-2 महीने के लिए रुकने के लिए भी आप तैयार हो। इस एक चीज को ध्यान रखना कि आपके बाय करते ही वहां पर कुछ नहीं हो जाएगा, वहां पर सीधा सीधा आपको कुछ नहीं मिल जाएगा। हो सकता है कंटिन्यूस मूवमेंट में आपको ट्रेड मिल भी जाए, हो सकता है आपको वेट भी करना पड़े, हो सकता है आपका एसएल भी हिट हो जाए। जैसे कि यहाँ पर ही अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर किस तरीके से आपका एसएल हिट होता, अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते, मान लो यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते, देखो यहाँ पर ये प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ ना, अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते इस एसएल के साथ, तो देखो यहाँ पर इसने आपका एसएल ले लिया, फिर जाके मूवमेंट करने लगा है, तो ये चीजें भी होगी। मैं स्टार्टिंग में आपको यही बता रहा था कि असली सच्चाई है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं कि यहाँ से कंटिन्यूस मोमेंटम कर ही जाएगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी अच्छा खासा मोमेंटम कर चुका है। अब यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन भी कर सकता है, पर ट्रैप करके करेक्शन कर रहा है, ऐसे ही नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या किया इसने, ट्रैप करके करेक्शन किया। तो यहाँ पर एसएल देने के लिए तैयार रहना आप, क्योंकि देखो स्विंग ट्रेडिंग हो या कोई भी ट्रेडिंग हो, एसएल तो आपके जाएंगे ही। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, 20-25 साल का व्यू है, 10 साल का व्यू है, 5 साल का व्यू है, तो अलग बात है, तो उस तरीके से एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है। बट यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर आपने ट्रेड लिया है,
तो देखो इसने तो आपका एसएल हिट कर दिया, तो यहाँ पर एसएल देने के लिए भी तैयार रहना, यही ट्रेडिंग की सच्चाई है। चाहे कोई भी ट्रेडिंग हो, अच्छी अच्छी बातें मत देखना, अच्छी अच्छी बातें मत सुनना, दोनों बातें देखना, जो रियल चीजें होती है वो भी देखना। क्योंकि आपको पता होगा ना, ये चीज देखी होगी ना, एसएल भी हिट होगा, तो यहाँ पर अगर 5 लाख रुपए है ना, तो 5 के 5 आप नहीं लगाओगे। आप क्या सोचोगे, थोड़ा ही अमाउंट लगाता हूँ क्योंकि कंफर्मेशन नहीं मिली अभी, इस तरीके से नीचे आ गया, तो फिर आप देखते हो कि चलो ये तो कंटिन्यू कर रहा है, रेंज बना के रेंज को भी ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर और क्वांटिटी को ऐड कर लो। पर इस तरीके से एसएल देने के लिए भी तैयार रहना। चलिए, अभी तक जो हमने स्टॉक देखे वो ऐसे स्टॉक थे जिसमें मोमेंटम जा चुका है, जो अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, जो यहाँ पर हमने समझा कि हमने वहां पर ट्रेड लिया होता तो कितना अच्छा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हम ले सकते थे। अब कुछ ऐसे स्टॉक देखते हैं जिसमें मोमेंटम आना बाकी है, आने वाले दिनों में उन स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने यूबीएल का स्टॉक है, और ये देख सकते हो आप एक रिवर्सल स्टॉक है। देखो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था ना, डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखो शुरू हो चुका था। देखो यहाँ पर ये अप ट्रेंड था, यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका था, और यहाँ पर इसने एक अच्छी खासी रेंज बनाई और इसका ब्रेकआउट ये ऊपर की तरफ कर रहा है। पर देखो जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड से इस तरीके से ऊपर जाता है ना, तो देखो ये इस तरीके से फेल भी हो सकता है, ऐसा बहुत बार मैंने देखा है। तो आपको क्या करना है, कंफर्मेशन लेनी है। जब भी रिवर्सल ट्रेड लेते हो ना, कभी भी रिवर्सल ट्रेड लो ना, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद ही लो। तो अभी तो देखो यहाँ पर चीजें बनने बाकी है, तो अब यहाँ पर आप कैसे ट्रेड लोगे पता है, आपको यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। जब यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हो जाती है ना 1 डे की, उसे 1 आवर में कैसे आपको जल्दी एंट्री लेनी है वो आगे के स्टॉक में हम देख लेंगे। बट यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। देखो यहाँ पर ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की रहता है, बट अगर फिर भी आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है ना, तो आपको ये एसएल देने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर ये एसएल दिया तो हो सकता है रिट्रेसमेंट में आपको निकाल के ये चला जाए। तो यहाँ पर एंट्री लेनी है ना, तो क्या करना है, हाफ क्वांटिटी लेनी है, फिर हाफ क्वांटिटी कंफर्मेशन के बाद लेनी है। तो देखो ये यूबीएल के स्टॉक को ध्यान रखना। देखो यूबीएल का स्टॉक अगर इससे लेवल के ऊपर आ जाता है ना, तो यहाँ से ये क्या कर सकता है, ये इस तरीके से कंटिन्यूस मूवमेंट ऊपर की तरफ ये इस तरीके से कर सकता है। तो अब ये कुछ ऐसे स्टॉक है जिसमें मोमेंटम आना बाकी है, तो इन स्टॉक को आगे जाके आप ट्रेड करोगे तो आपको और अच्छे से बातें समझ में आएगी। चलो इसके बाद का ऐसे ही अगर हम स्टॉक देख, तो यहाँ पर हम स्टॉक देख रहे हैं श्रीराम फिनांस का स्टॉक। तो श्रीराम फिनांस में अगर आप देखोगे तो ये वो स्टॉक है जो, देखो ये वो मोमेंटम है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं विप्रो के स्टॉक में, वो सारे स्टॉक में कि यहाँ पर एंट्री लेते तो किस तरीके से पूरे ट्रेंड को हम कैप्चर कर सकते थे। बट अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि अब एंट्री कैसे हो सकती है, अब एंट्री कब हो सकती है। देखो यहाँ पर इसने ये रेंज बनाई है, नीचे से आके रेंज को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, सीधा सीधा आया है। यहाँ पर ट्रैप हो सकता है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके ये नीचे की तरफ आ सकता है। तो अब हम एंट्री कैसे लेंगे, हम एंट्री कैसे लेंगे, देखो यहाँ से ये जब रिट्रेसमेंट करके इस तरीके से निकलेगा ना, तो इस पॉइंट पर हम एंट्री लेंगे इस एसएल के साथ, इस एसएल के साथ यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी सेलिंग की कैंडल आई है, हम रिस्क नहीं लेने वाले। हम कैसे करेंगे, हम रिटेस्ट के बाद ही एंट्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सीधा इस तरीके से आया है, तो देखो इस तरीके से आ सकता है, तो बिना रिस्क के हम इस तरीके से एंट्री लेंगे। तो इस स्टॉक को भी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो। चलो इसके बाद का दूसरा अगर हम इस तरीके का स्टॉक देखेंगे, तो जेएसडब्ल्यू का स्टॉक हमारे सामने इस तरीके से निकल के आ रहा है। तो देखो यहाँ पर भी एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तो अब यहाँ पर भी ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो जब भी ये देखो इस तरीके से निकलेगा ना, इससे लेवल के ऊपर, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे इस एसएल के साथ। फिर हमने सारी चीजें समझ ली है कि किस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज करोगे। जैसे कि 10 रुपए का एसएल है तो ऊपर 20 रुपए का टारगेट रखना है, फिर 1:1 के बाद आप बाइंग प्राइस पे सेट कर दो, फिर 1:2 के बाद आप 1:1 पे सेट कर दो, 1:3 के बाद या तो बुक कर लो या फिर 1:2 पे सेट कर दो। वो सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो इसके बाद आगे का स्टॉक अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये है बीपीसीएल का स्टॉक। तो बीपीसीएल के स्टॉक में मुझे जो आपको बात समझानी थी वो ये थी कि देखो इस तरीके से जब ब्रेकआउट फेल होते हैं तो इस तरीके से एसएल देने के लिए तैयार रहना, जो कि पहले एक बार अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखो एंट्री लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना सिर्फ अच्छी अच्छी बातें मत देखना और मत सुनना, दिमाग खराब होगा। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है उसे देखना। तो देखो यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका देखो एसएल हिट हो गया। इतने दिन आपने देखो वेट किया, यहाँ पर एक तो आपने एंट्री ली, इतने दिन तक आपने वेट किया और बदले में आपको क्या मिला, एसएल। यहाँ पर 20-25 दिन वेट करने के बाद भी आपको क्या मिला, आपको एसएल मिला। तो ये चीज भी होगी, इस चीज के लिए भी तैयार रहना। इसी स्टॉक में देखो इस ब्रेकआउट पर अगर आप ट्रेड लेते यहाँ कहीं पर, तो आपको यहाँ पर देखो टारगेट मिलता, बट यहाँ पर आपको क्या होता, यहाँ पर आपको एसएल मिलता, क्योंकि कंटिन्यूसली स्टॉक मूवमेंट कर चुका। तो फिर एक प्लेस से क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, ट्रैप होता है, तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर अगर आप देख सकते हो कि अच्छा खासा मोमेंटम जा चुका है,
तो जब भी ऐसा अच्छा खासा देखो, यहाँ पर एक और बहुत ही जरूरी बात है, उसे समझना, आपको बहुत ये बात काम आएगी। देखो जब इस तरीके से एक अच्छा खासा मोमेंटम जा चुका होता है ना, तो तब ऐसे पुल बैक को अवॉइड करो और ऐसी रेंज को पकड़ो, क्योंकि यहाँ पर बिल्डअप होता है। यहाँ पर सारे लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, नए लोग ऐड हो चुके हैं, तो ये मूवमेंट कर सकता है। बट एक नॉर्मल सा पुल बैक, इस पुल बैक पर कब ट्रेड लो पता है? जब एक रेंज ऐसे निकली फिर पुल बैक हो तब। बट स्टॉक देखो ऐसे, स्टॉक देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे यहाँ तक पहुंच चुका है। इतना मोमेंटम जा चुका है, इतना मोमेंटम जा चुका है। फिर इस पुल बैक पर अगर आप ट्रेड लोगे ना, तो चलने को तो और भी चल सकता है, सब कुछ होता है, बट अगर ट्रैप हुआ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई तो आप फंस सकते हो। तो जब ऐसा देखो मोमेंटम जा चुका ना, फिर क्या करो, एक रेंज बनने दो। फिर रेंज निकलती है ना, तब वहां पर हिम्मत करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखना और इस बात को समझना भी। जैसे कि इसी स्टॉक में अगर आप देख लो, आने वाले दिनों में इसे ट्रैक करना आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो इसने ट्रैप किया, बट अब ये क्या कर रहा, अब ये एक देखो रेंज बना रहा। तो अब जब ये रेंज से बाहर निकलेगा ना, तो फिर से इसमें कैपेसिटी होगी आगे जाने की, क्योंकि एक रेंज बना के निकल रहा। इसने यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेंड दे दिया, बट रेंज बना के फिर से निकलेगा ना, रेक्टेंगल बना के निकलेगा ना, तो फिर से कंटिन्यू कर सकता है। बट बहुत अच्छा मोमेंटम दे दिया। देखो यहाँ पर बॉटम पे इतना अच्छा मोमेंटम यहाँ तक दे दिया। अब यहाँ पर हम देखो फिर से इस तरीके से ऐड करेंगे, हो सकता है ट्रैप करके ऐसे ले ले। बट रेंज के बाद देखेंगे, तो बिल्डअप के बाद देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बात को जरूर से ध्यान में रखना। चलो अब देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक। यहाँ पर भी एक और नई बात समझने की है। हम हर एक स्टॉक को देखेंगे ना, वहां पर एक नई बात को समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया होता तो देखो ये तो हम समझ चुके पुराने चार्ट में कि ये आपको अच्छा अच्छा टारगेट मिल जाता। तो चलो इसे तो डिस्कस करना नहीं, ये तो हम समझ चुके। यहाँ पर एक नई चीज को समझना है कि देखो यहाँ पर आपको क्या ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, 2000 के ऊपर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट होता हुआ देखो दिख रहा है कि यहाँ पर अच्छा खासा देखो ब्रेकआउट हो गया। तो क्या यहाँ पर ट्रेड लेना है या नहीं लेना है? तो देखो ये सीधा सीधा इस तरीके से आया है, तो इसे अवॉइड कर दो, इसे ट्रेड मत लो। इसे ट्रेड आप कब लोगे? देखो ये रिसेंट चार्ट है, ये आने वाले दिनों में आप देखना क्या होता है। यहाँ पर आप कैसे ट्रेड लोगे? आप इस तरीके से ट्रेड लोगे, ऐसा होगा ना, तब यहाँ पर आप ट्रेड लोगे, इस एसएल के साथ लोगे। अब यहाँ पर भी दो बातें होती है, जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे पता है? देखो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेड लेंगे इस तरीके से। और कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग जब ये यहाँ आएगा ना, इस लेवल को रिटेस्ट करेगा ना, यहीं पर से ट्रेड लेंगे, क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे, फिर इस तरीके से लेंगे। और कुछ लोगों ने क्या किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पर भी ट्रेड ले लिया होगा। बट ऐसा कम करो, ऐसा मत करो। सीधा सीधा आता है ना, तब ये इस तरीके से नीचे भी आ सकता है। ऐसे में आपको कब ट्रेड लेना है पता है? जब यहाँ पर ब्रेकआउट के लेवल पर इसने एक यहाँ पर बिल्डअप किया हो, या फिर रेजिस्टेंस के पास पुल बैक लेके निकला हो, तब इस तरीके से ट्रेड लो। और यहाँ पर भी देखो एक डार्क साइड आपको दिखाता हूँ, जो कि हमने 2 बार डिस्कस की, पर यहाँ पर भी है, तो और एक बार देख लो। देखो यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकआउट करके निकला ना, देखो यहाँ पर भी आपने एंट्री ली होती, देखो एसएल हिट किया, एसएल हिट कर दिया, 2-4 दिन नीचे रहा, फिर कितने अच्छे तरीके से निकला के हाथ में ही नहीं आया किसी के। तो ये चीजों के लिए भी तैयार रहना। एसएल हिट करेगा फिर मूवमेंट करेगा। बट देखो हमारा रूल है, हमारा एसएल आता है, हमें निकलना है, हमें कोई आशा उम्मीद नहीं रखनी है। यही ट्रेडिंग का रूल है। एसएल आता है, एसएल को एक्सेप्ट करो, अपने एसएल को स्वीकार करो और वहां से निकल जाओ। तो इससे बुरा तो और कुछ नहीं हो सकता। देखो और एक बार देखो, ताकि ट्रेडिंग प्लान करते वक्त आपके दिमाग में रहे, देखो इस चीज से बुरा क्या यहाँ पर हो सकता है। हाँ हमने एंट्री ली, हमें निकाला, हमारा पैसा ले लिया, हमारा ऐसे ले लिया, 4 दिन नीचे रहा, फिर हाथ में नहीं आया, इस तरीके से निकला। तो ऐसा भी होगा, तो उस चीजों के लिए तैयार रहना। तो ये सच्चाई देखना भी आपके लिए जरूरी है। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कभी मत देखो, सारी चीजों को हमेशा देखो, ताकि आप अपना पैसा, अपना मेहनत का पैसा लगा रहे हो, तो ऐसे ही दिमाग बंद करके मत लगाओ कि उस वीडियो में देखा था, उस यूट्यूबर ने कहा था कि चलो ब्रेकआउट हुआ है, अब तो देखो क्या होता है। नहीं भाई, ये होता है। तो इस चीज के लिए भी तैयार रहना। जरूरी नहीं है कि टारगेट ही मिलेगा, एसएल भी मिल सकता है, एसएल मिलने के बाद भी टारगेट मिल सकता है। तो इन चीजों के लिए भी तैयार रहना। और चलो इसी चार्ट को 1 वीक में देख लेते हैं, ताकि वीकली टाइम फ्रेम का क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें पता चलेगा। तो देखो वीकली टाइम फ्रेम को अगर आपको एनालिसिस करना है, तो मेक श्योर आपका होल्डिंग पीरियड बड़ा होना चाहिए। जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आप ट्रेड लेते हैं इस एसएल के साथ, तो आपका होल्डिंग पीरियड बहुत बड़ा होना चाहिए, महीनों में होना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करोगे तो कुछ दिनों में, अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से सब कुछ किया तो कुछ महीनों में। जैसे कि देखो 1 वीक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ऑलमोस्ट 8 वीक,
8 वीक का क्या मतलब हुआ? 8 वीक का मतलब हुआ ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम पीरियड। तो यहाँ पर आप इसे लेकर बैठे हो तो 2 महीने आपको हो चुके, फिर भी आपको देखो अपने एसएल के हिसाब से आपको 1:2 अभी तक नहीं मिला, तो अभी तक होल्ड करके बैठे रहो। तो ये वीकली टाइम फ्रेम एक तरीके से ये हो गया। अगर होल्डिंग पीरियड बड़ा है, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग नहीं है, पोजिशनल ट्रेडिंग है। पोजिशनल ट्रेडिंग में कुछ महीनों के लिए होल्ड किया जाता है। बट और एक बात आपको मैं कहूँ कि वीकली टाइम फ्रेम को आपको जब भी एनालिसिस करो, स्विंग के लिए भी करो ना, तो वीकली टाइम फ्रेम को देख लो आप। जैसे कि यहाँ पर रिसेंटली अगर आप देखोगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक ने वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर देखो एक लेवल को निकाला है और कैंडल भी ये क्लोज हो चुकी है यहाँ पर। तो अब जब भी आप देखो डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हो ना, तो आप वहां पर वीकली पर देख कर आए हो कि वीकली टाइम फ्रेम पर भी एनालिसिस हो गया, वीकली टाइम फ्रेम पर भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पर और कॉन्फिडेंस रहता है कि वीकली टाइम फ्रेम भी हमारे ही फेवर में है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से जब निकलेगा ना, तो कॉन्फिडेंटली हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर हायर चांस है कि ये इस तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम भी हमारे साथ है। तो वीकली टाइम फ्रेम को भी इस तरीके से देख सकते हो। पर जब भी देखो आप देखते हो वीकली टाइम फ्रेम को कि वीकली टाइम फ्रेम, क्या आपकी वीकली टाइम फ्रेम इस तरीके से एक रेंज में फंसी हुई है, और वन डे की टाइम फ्रेम में यहाँ कहीं पर आप देख रहे हो ना, तो आपको सोचना चाहिए कि वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है। तो अभी चलो अवॉइड कर देता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट मिले ना, तब वन डे पे जाके ट्रेड करता हूँ, जाके जल्दी से मोमेंटम मुझे मिल जाए। तो इस तरीके से आप वीकली टाइम फ्रेम को भी साथ में देख सकते हो। तो चलो इसके बाद का जो स्टॉक हमारा है वो है एमबीसीसी का स्टॉक। तो यहाँ पर देखो अभी मैंने आपको कुछ स्टॉक दिखाए थे ना, वो स्टॉक ऐसे थे जिसमें ब्रेकआउट होना बाकी है। बट ये एक स्टॉक ऐसा है जिसमें ब्रेकआउट हो चुका है, जिसमें करंटली पोजीशन अगर हमें बनानी हो तो हम बना सकते हैं। जैसे कि देखो ये यहाँ से इस तरीके से ट्रेंड को चेंज करता हुआ निकल रहा है। तो यहाँ पर देखो हम एंट्री ले सकते हैं इस एसएल के साथ। और अब यहाँ पर एंट्री होगी हमारी 1 आवर की टाइम फ्रेम पर, कि 1 आवर की टाइम फ्रेम पर हम किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं, और 1 आवर की टाइम फ्रेम पर किस तरीके से हम एग्जिट भी कर सकते हैं। तो चलिए ये वन डे की टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो कि हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल चुका है। अब आपके मन में जो सवाल था कि क्या कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, यहाँ पर ये तो 3:30 बजे क्लोज होगी, तो क्या हमें 3 बजे ट्रेड लेना है, 3:30 बजे ट्रेड लेना है, 3:15 बजे ट्रेड लेना है, किस तरीके से ट्रेड लेना है? तो अब एंट्री होगी 1 आवर की, तो उसे ध्यान से समझना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें वन डे में ब्रेकआउट होता हुआ दिख गया, तो हमें क्या करना है, जैसे ही ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है हमें चले जाना है 1 आवर की टाइम फ्रेम पर अपनी एंट्री को प्लान करने के लिए। तो देखो ये रहा यहाँ पर ये हमारा चार्ट, और यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा 1 आवर की टाइम फ्रेम पर एंट्री लेने के लिए। एक तो बिल्कुल ही रिस्क फ्री, और एक आप थोड़ा एडवांस एंट्री कर सकते हो। तो चलो वहां पर हम क्या देख कर आए, ध्यान से समझना इन चीजों को। वहां पर हम क्या देख कर आए हैं, हम देख कर आए हैं कि वन डे की कैंडल ऊपर की तरफ आ रही है। तो जैसे ही 1 आवर की कैंडल, 1 घंटे की कैंडल हमारे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग का वेट जरूर करो। 1 आवर पर जब एंट्री लेते हो ना, उसकी कैंडल की क्लोजिंग का वेट जरूर करो। तो यहाँ पर देखो आपने कैंडल की क्लोजिंग का वेट किया, यहाँ पर जब आपको क्लोजिंग मिल गई ना 1 आवर की, यहाँ पर एंटर कर सकते हो। कौन से एसएल के साथ? देखो इस एसएल के साथ, इस एसएल के साथ एंटर कर सकते हो आप यहाँ पर। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर देखना है कि क्या ये मतलब कि इस तरीके से ब्रेकआउट फेल करके निकल जाता है 1 आवर में। अगर ऐसा होता है ना, अपने ट्रेड को खत्म कर दो, यहाँ पर छोटा सा रिस्क लेके, छोटा सा लॉस लेके उसे निकाल दो। और दूसरा तरीका मैंने आपको कहा कि 1 आवर पर बिल्कुल ही सेफ तरीके से आपको अगर एंट्री लेनी है ना ऊपर की तरफ, बिल्कुल ही सेफ तरीके से, बिल्कुल रिस्क चाहिए ही नहीं हमें, तो आप क्या करो, जैसे ही ब्रेकआउट होता है ना, फिर 1 आवर में देखो इस तरीके से आपको कंफर्मेशन मिलती है ना एक पुल बैक के साथ, इस लेवल पर एंट्री करो, क्योंकि 1 आवर में आपको कंफर्मेशन मिल चुकी है। जिस तरीके से वन डे में मिली, सेम 1 आवर में मिली। फिर देखो इस लेवल पर एंटर आप कर सकते हो। छोटा एसएल देना है ना, कुछ दिनों का ट्रेड है ना, 2 4 5 दिनों का, 1 आवर के एसएल को यूज कर लो। इसके बाद एक और अलग से एक ऐसा वीडियो बनाएंगे 2 4 दिनों की स्विंग ट्रेडिंग करने वालों के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 आवर को यूज करके डेली टाइम फ्रेम पर लेवल निकालेंगे और सिर्फ 1 आवर को यूज करेंगे। वो अलग से एक वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पर देखो इस बात को यहाँ पर इस तरीके से समझ लो। तो देखो एक बात अब आपको यहाँ पे समझ में आई कि 1 आवर को कैसे यूज करोगे आप एंट्री लेने के लिए। इस तरीके से यूज करोगे, या तो यहाँ पर ट्रेड ले लो, या फिर कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर ट्रेड ले लो। छोटा एसएल देना है यहाँ पर रखो, या फिर ओरिजिनल एसएल वन डे के हिसाब से यहाँ पर रखो। फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते जाओ कि कितना रिस्क है भाई, 5 रुपए का रिस्क है तो 10 रुपए का मैं यहाँ पर रिटर्न रखूंगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर वन डे के अंदर आपको जरूरत नहीं है कि पूरी कैंडल को आप क्लोज होने दो, क्योंकि तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 3:30 बजे वहां पर ट्रेड लेना पड़ेगा जब मार्केट क्लोज होगी तब। तो
एंट्री लेने के लिए इस तरीके से 1 आवर को यूज कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा 1 आवर को कैसे यूज करोगे। अगेन से 1 आवर में अगर यहाँ पर आप देखोगे तो छोटे एसएल के लिए इसे यूज करोगे अगर 2-4 दिनों का ट्रेड है तो। बट अगर कुछ दिनों का ट्रेड है, सही से 10-15 दिन होल्ड करना चाहते हो अच्छे से, तो देखो 1 आवर के हिसाब से आपका एसएल ये रहेगा। कौन सा एसएल? जो कि 1 डे में हमने डिसाइड किया था, ये एसएल रहेगा। बार बार एक ही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट जरूरी है, आपको डिसाइड करना होगा। 1 डे के हिसाब से एसएल देना है, इस एसएल को देना, बट छोटा एसएल देना है। 1 आवर के हिसाब से एसएल देना है ना, तो देखो ये एसएल देना, ये एसएल देना, फिर यहाँ से निकाल दे, निकाल के निकल जाना। फिर वो आपके ऊपर है कितने दिनों का होल्डिंग पीरियड रखना है आपको। तो चलो अब आपको ये भी पता चल गया कि 1 आवर के हिसाब से किस तरीके से आप वहां पर एंटर कर सकते हो। पर यहाँ पर इसकी भी एक थोड़ी सी डार्क साइड है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। तो वो उसे हम देखेंगे सन फार्मा के स्टॉक में, जो कि रिसेंटली मैंने यहाँ पर उन चीजों को नोटिस किया था। तो 1 डे की टाइम फ्रेम पर सबसे पहले चलेंगे। तो 1 डे की टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अगर हम चलेंगे तो देखो 1 डे की टाइम फ्रेम पर इस कैंडल ने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कैंडल 1 डे की कैंडल इसके ऊपर आई थी, तो तुरंत ट्रेड नहीं ले लेना होता। क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे ही 1 डे की कैंडल ऊपर आई यहाँ पर आप ट्रेड ले लेते, देखो ये पूरी रिवर्स हो गई। तो यहाँ पर 1 आवर आपको बचाता है। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि 1 आवर की कैंडल को क्लोज होने देना है। अब यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेने के लिए आते तो देखो यहाँ पर आप ट्रेड ले लेते, फिर क्या हुआ, कैंडल रिवर्स करके नीचे चली गई। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था कि 1 आवर की कैंडल को ऊपर सस्टेन करने दो, ऊपर क्लोज करने दो, या बिल्कुल सेफ प्ले करना है तो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाओ। क्योंकि इस तरीके से भी होता है, तो इन चीजों को भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद का एक स्टॉक देखते हैं, वो है टाटा स्टील का स्टॉक। टाटा स्टील को 1 डे की टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो टाटा स्टील का स्टॉक उन स्टॉक्स में से है जिनमें मोमेंटम आना अभी बाकी है, जो कि एक मोमेंटम कर सकता है इस लेवल के ऊपर, यानी कि कुछ 166 का लेवल है इसके ऊपर। तो इसे भी आने वाले दिनों में आप ध्यान में रख सकते हो। देखो यहाँ पर भी इस बात को समझना कि इस कैंडल पर इसने ट्रेड लिया, पर यहाँ पर ट्रेड लेना रिस्की होता है क्योंकि कंटिन्यूसली आया है तो ब्रेकआउट फेल हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, देखो रिट्रेसमेंट के बाद जब ये लेवल निकले ना, कुछ 166 का लेवल, यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर आपका एसएल, और उस हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज आपको करना है। तो अब तक तो आपको सारी बातें आई होप समझ में आ चुकी होगी, आपको कंफ्यूजन नहीं रहा होगा किस तरीके से आप अपने प्लान करोगे। और ये सारे स्टॉक मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आने वाले दिनों में आप इसे एनालिसिस करके पता लगा पाओ। इसके बाद का एक स्टॉक देखते हैं, वो है बजाज फिनसर्व का स्टॉक। बजाज फिनसर्व का स्टॉक उस लेवल पर है जहां पर रिसेंटली करंटली हम देखो बाइंग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, इस रेंज का यहाँ पर पुल बैक लेकर इसने ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पर से देखो हम बाय कर सकते हैं इस एसएल के साथ और इसे हम होल्ड कर सकते हैं। चलो इसे 1 आवर की टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि यहाँ पर हम किस तरीके से एंट्री कर सकते थे। तो यहाँ पर तो मौका अभी भी हाथ से नहीं गया है। इस स्टॉक को जब भी आप देखो, अगर वीडियो टाइम पे देखोगे तो देखो आप इसे देख लोगे कि देखो यहाँ पर 1 आवर की कैंडल क्लोज हुई, अगर एंट्री लेनी है तो यहाँ पर ले सकते हैं। अगर बिल्कुल सेफ प्ले करना है तो 1 आवर में पुल बैक के साथ इसे निकलने दो, उसके बाद हम देखेंगे। इसके बाद का भी एक स्टॉक अगर हम देखें तो ये है एनसीसी का स्टॉक। तो एनसीसी का स्टॉक भी देखो एक ऐसे लेवल पर है जहां पर ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर बाइंग हो सकती है। पर यहाँ पर मेरी एक बात को समझना, देखो यहाँ पर जब ये पुल बैक करके निकलेगा, देखो ये निकलेगा, तो यहाँ पर देखो हम क्या प्लान करते हैं कि ये कुछ इस तरीके से निकलेगा, यहाँ पर हम बाय करेंगे। बट अगर आप देखोगे ना, बहुत अच्छा ट्रेंड ऑलरेडी जा चुका है। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में जब ये बिल्डअप करके निकले ना तब भरोसा करना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि देखो ये ब्रेकआउट होगा ना यहाँ पर से तो ये फेल ही होगा, जैसा कि हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखा था, फिर कुछ और स्टॉक में हमने देखा था कि ये किस तरीके से एसएल ले लेते हैं जब ऑलरेडी मोमेंटम जा चुका है। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा, पर अगर हमारे पास इस तरीके से चीजें हैं तो देखो करने को तो ये इस तरीके से भी कर सकता है। बट ये मोमेंटम जा चुका है ना, तो क्या करेगा, यहाँ से एक ट्रैप करके लोगों का ऐसे लेके एक बिल्डअप करने की कोशिश कर सकता है। तो जब भी ऐसे स्टॉक को आप देखते हो ना, ऐसे स्टॉक को, तो वहां पर क्या कर लो, वहां पर से एक बिल्डअप होने के बाद निकलो। ऐसे ही ले लिया ना, निकलने को निकल जाएगा, अच्छा है। अगर नहीं निकला तो फिर एसएल देने के लिए तैयार रहना। तो इन बातों को भी ध्यान रखना आप। एंड यहाँ पर एक आखिरी स्टॉक है जो कि है हिंडाल्को का स्टॉक। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि आपको हमेशा एक पुल बैक के बाद, एक रिटेस्ट के बाद एंट्री लेनी है। तो हिंडाल्को का स्टॉक अगर आप देखोगे तो इस रेंज से बाहर निकला, पर यहाँ पर इसने कोई पुल बैक नहीं दिया, कोई मौका नहीं दिया। तो यहाँ पर अगर आप इसे खरीद लेते तो आप इतना कैप्चर कर पाते। बट यहाँ पर अगर आप एक पुल बैक का वेट करते तो ये स्टॉक आपके सामने, आपकी नजरों के सामने चला जाता, आप देखते रहते, आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये चीजें भी हो सकती है।
तो यहाँ पर अगर आपने हाफ क्वांटिटी ऐड कर ली है इस किसी एसएल के साथ, तो यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ आप प्रॉफिट ले सकते हो। तो वो सारी चीजें आपको देखनी होगी। और 1 आवर की टाइम फ्रेम पर हमने एंट्री लेना तो सीख लिया। चलो इस स्टॉक में ये भी समझ लेते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम को देखते हुए हम एग्जिट कैसे ले सकते हैं, क्योंकि 1 आवर को देखते हुए आप एग्जिट भी ले सकते हो अगर आपको ज्यादा मतलब कि अपने प्रॉफिट को जाने नहीं देना, अगर ज्यादा आपका होल्डिंग पीरियड नहीं है तो। जैसे कि देखो 1 आवर की टाइम फ्रेम में जब तक आपको हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर दिख रहा है तब तक आपने होल्ड किया, पर जैसे ही 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये आपका लेवल ब्रेक हुआ, आपने यहां से एग्जिट कर दिया। 1 डे से आपको कोई मतलब नहीं, आपने क्या देखा मैं 1 आवर के हिसाब से इसे निकाल दूंगा। उसमें क्या है, आपका होल्डिंग पीरियड छोटा होना चाहिए, 4-5 दिनों का होल्डिंग पीरियड है, तो 1 आवर की टाइम फ्रेम को यूज करते हुए आप एग्जिट कर सकते हो। अगर आपका टाइम पीरियड देखो बड़ा है, आपका टाइम पीरियड बड़ा है 15 दिन 20 दिन 1 महीना, तो फिर आपको 1 डे के हिसाब से निकलना चाहिए। जैसे कि 1 डे के हिसाब से अभी आपको निकलने जैसा कुछ नहीं, 1 डे के हिसाब से देखो ये इस तरीके से अगेन से कंटिन्यू कर सकता है। तो 1 डे के हिसाब से आप कब निकलोगे पता है, जब इस तरीके से ये कोई इस तरीके से लेवल ब्रेक करेगा या फिर लोअर हाई बनाएगा तब। तो वो भी आपको डिसाइड करना है अपने होल्डिंग पीरियड को डिसाइड करके कि कुछ दिनों का 4-5 दिन का ही ट्रेड है तो 1 आवर को यूज करके निकल जाओ। पर ज्यादा होल्डिंग पीरियड है 15 दिन 20 दिन महीना, तो 1 डे के हिसाब से निकलो तो अच्छा प्रॉफिट कैप्चर कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कोशिश की है सारी ही चीजों को क्लियर करने की। अगर यहाँ पर कोई भी चीज रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, आप वहां पर पूछना जो भी सवाल अगर आपके मन में रह गए हैं तो। और जो जो चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हो सके तो उन चीजों को लिख लेना कि आपका पैसा ब्लॉक भी हो सकता है, आपको एसएल देने के लिए भी तैयार रहना है, आपको कब फुल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, कब आपको हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना है, कहां पर आपको किस तरीके से अपने होल्डिंग पीरियड को डिसाइड करना है, किस टाइम फ्रेम पर आपको एनालिसिस करना है, आपका एसएल लेने के बाद मार्केट ऊपर भी जा सकती है। सारी चीजों को दिमाग में रखना तो ही आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, और एसएल देने के लिए हमेशा तैयार रहना। और इस वीडियो के अलावा मैं कोशिश करूंगा 2 और वीडियो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन पर, जिसमें एक में हम 1 आवर टाइम फ्रेम को यूज करेंगे और एक में कोई स्क्रीनर को यूज करेंगे, जैसे कि हमें फिल्टर करके ही स्टॉक निकाल के दे दे। यहाँ पर तो क्या है, हमें निफ्टी 50 के स्टॉक के अंदर जाके देखना होता है कहां पर क्या बन रहा है। कुछ ऐसे स्क्रीनर आते हैं जहां पर हमें फिल्टर आउट करना होता है, जैसे कि हमें फिल्टर लगा देना है कि मुझे ऐसे ही स्टॉक दिखाओ जो अभी ब्रेकआउट लेवल पर है, मुझे ऐसे ही स्टॉक दिखाओ जो अभी अपने 52 वीक हाई पर चल रहे हैं, मुझे ऐसे स्टॉक दिखाओ जिसमें इतने करोड़ का वॉल्यूम आ रहा है, मुझे ऐसे स्टॉक दिखाओ जो कंटिन्यूअसली इस एक पैटर्न के अंदर है या फिर कोई पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। तो इस तरीके से 2 वीडियो और बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे और 2 वीडियो आएंगे, एक में होगी 1 आवर टाइम फ्रेम बेस पर, जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम बेस पर होगा वो उन लोगों के लिए होगा जो 4 या 5 दिन की स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। सो आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर उसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बताना।